हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड रिपन जो कि अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेज विरोधी कानून इसने बनाया और इसकी जो नीतियां थी वो भारतीयों के पक्ष में रहती थी। बहुत बार इसने ऐसे भी कानून बनाए जिससे अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जैसे इल्बर्ट बिल का। फिर से जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसका इसने समापन कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। मैंने आपको कल के वीडियो में लॉर्ड लिटन के बारे में बताया था कि उसने भारत के लोगों का अधिक से अधिक शोषण किया और भारत में उसने जो घाव दिए थे अपनी नीतियों के द्वारा उसको भरने का काम जो है लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए। हर एक पॉइंट को आसान भाषा में मैं लेके आया हूँ और हैंड रिटेन नोट्स लाया हूँ। अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव में होता है तो आप उस नोट से लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में होता है तो मैं इसमें कोई भी फैक्ट जो है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नहीं छोड़ूंगा। हर एक फैक्ट को इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसके पहले लॉर्ड रिपन को पढ़ने के पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि अर्थात लॉर्ड लिटन के बारे में जान लेते हैं कि उस समय जो भारत का समसामयिक जो माहौल है, समकालीन जो माहौल है वो कैसा था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी में जो है वो क्रांति होती है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को लेके 1857 में। तो 1870 का जो शताब्दी है वो अंग्रेजों के लिए एक कहा जाए तो बहुत ही चैलेंज का समय है। आप देखेंगे अंग्रेजों के पास इंटरनल चैलेंज भी है, एक्सटर्नल चैलेंज भी है। इंटरनल मतलब जो भारत के अंदर है, जैसे भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था, जो भी नेशनलिज्म है भारत के लोगों में पनप रहा था। और एक्सटर्नल आप देखेंगे तो जो अन्य यूरोपीय देश थे जैसे इटली, जर्मनी, ये सारे देश जो है यहाँ पे औद्योगिकीकरण अधिक वृद्धि कर रहा था, जिसकी वजह से अब चूंकि यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी वजह से अंग्रेज जो है थोड़े से कमजोर हुए थे। तो उसी की वजह से अब यूरोप जो है, यूरोप के जो अन्य देश थे वो औद्योगिक क्रांति अपना कर रहे थे, औद्योगिकीकरण उनका बढ़ रहा था। तो आप देखेंगे इंटरनल चैलेंज भी है और एक्सटर्नल चैलेंज भी है अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है वहाँ से लिटन को भेजा जाता है और भारत में वायसराय के रूप में। तो मैंने आपको लिटन के बारे में कल बताया था, थोड़ी सी हम उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। और ये रिवीजन किस लिए, क्योंकि जो जो इसने काम किया था भारत में, अपनी नीतियाँ जो जो इसने लागू किया था उसी को अच्छी तरह से, उसी को जो है सही करने के लिए रिपन ने सारी नीतियाँ लागू की। ठीक है, तो इसको जानना हम लोग को इसमें जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे लिटन जो है 76 से 80 तक जो है वायसराय के रूप में रहता है। सबसे पहली बात, इसने जो सबसे पहला काम किया वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में मैंने आपको बताया जो हिंदी भाषा में समाचार पत्र थे उसको ये इस पे नियंत्रण करने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत का जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो समाचार पत्रों के हमेशा संपर्क में रहता था, पढ़ता था और लोगों को बताता था कि देश में क्या क्या हो रहा है, जैसे जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे भारत में, ठीक है, तो वो नाराज हो गए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट से। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल क्लास नाराज हो गया लिटन से, अंग्रेजों से। और देखेंगे दूसरा जो उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया, तो जो इन्फ्लुएंस लोग थे, इन्फ्लुएंस क्लास के लोग कौन थे, जैसे मान लीजिए जो थोड़ा उग्र थे भारत में ही, थोड़ा एक तरह से कहें तो गर्म दल के लोग जो थे, तो वहाँ पे वो लोग इरिटेट होने लगे, वो लोग असंतुष्ट हो गए। ठीक है, तो इसके दूसरे नीति भारतीय शस्त्र अधिनियम से इन्फ्लुएंस्ड क्लास जो है नाराज हो गया। तीसरा आप देखेंगे उसने व्यापार, अबाध व्यापार की नीति जो लाई थी, फ्री ट्रेड जो पॉलिसी उसने चलाई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कैपिटलिस्ट जो थे वो नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1850 ईस्वी में, अभी मतलब 1850 से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, तब तक वहाँ से अबाध व्यापार की नीति स्टार्ट हो जाती है, बिना कर के वो आते थे सब अंग्रेज और बेचते थे सब। इसीलिए यहाँ के जो कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो जो है नाराज हो गए। तो ये वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो CIS था, मतलब जो सिविल सर्विसेज में उम्र का कम कर देना 21 से जो 19 वर्ष कर दिया था लिटन, उसकी वजह से जो यंग ग्रुप था भारत का और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, ठीक है, वो नाराज हो गया। तो आप देखेंगे ये चार लोग नाराज हो गए। कौन कौन? इंटेलेक्चुअल क्लास, इन्फ्लुएंस क्लास, कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास और यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास। इतने लोग जो हैं नाराज हो गए हैं। और आगे देखिए, अभी आपको पता है उसने दिल्ली दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि जो दी थी, वहाँ पे बहुत सारा पैसा बर्बाद किया था, लेकिन उसी समय अकाल भी पड़ा था, लेकिन लोगों के लिए उसने कोई भी सुनियोजित व्यवस्था नहीं की थी। इसकी वजह से जो किसान वर्ग था, जो आम आदमी वर्ग था, जो कॉमन पीपल था, वो भी नाराज हो गया इससे। उसके बाद अफगान वार जो इसने द्वितीय करवाया था, ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो इसने इसके समय में हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, जो भारत के लोग नेशनलिस्ट थे, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो जो है नाराज हो गए, क्योंकि अफगान युद्ध जो था वो किसी भी परिणाम पे नहीं पहुंचा, हार भी गए सब युद्ध। ठीक है, तो आप देखेंगे
हर एक वर्ग जो है भारत में लिटन से नाराज है और उसी नाराजगी को दूर करने के लिए रिपन एक मसीहा के रूप में आता है और भारत के लोगों के लिए वो सचमुच एक मसीहा बन जाता है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम अंत में इसी स्लाइड पे फिर से आएंगे और ये देखेंगे कि कैसे रिपन ने इन सारे चीज़ों को कैसे सुधार किया, उसने सारे चीज़ों पे कैसे सुधार करके उसने पूरे भारतीय वर्ग को खुश किया। ठीक है, ये नोट्स आप ही लोगों के लिए हैं, तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आइए देखते हैं हम लॉर्ड रिपन के बारे में। 1880 से 1884 तक जो है ये भारत का वायसराय रहता है। 1866 से 68 तक ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ये भारत सचिव के रूप में भी काम करता है। ठीक है, वहाँ भी इंग्लैंड में। ठीक, 1880 में इसकी नियुक्ति होती है वायसराय पद पे। रिपन एक सच्चा और उदार दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था। इसको जब भेजा गया तो इसीलिए भेजा गया कि जितने भी लोग रुष्ट हैं भारत में उनको तुमको खुश करना है। ठीक है, तो ये उदार दृष्टिकोण वाला व्यक्ति भी था। ठीक है, इसलिए भारत में रिपन एक लोकप्रिय वायसराय के रूप में रहा। ठीक है, अभी हम आप देखेंगे कि इसकी नीतियों ने भारत के लोगों को प्रभावित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसने रिपन को जो है भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी और भारतीय उसे सज्जन रिपन के नाम से जानते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये दोनों कि भारत का उद्धारक और सज्जन रिपन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था। वायसराय रिपन ने भारत में लिटन के द्वारा लागू किए गए दमनकारी नीतियों को समाप्त किया। मैंने आपको बताया कि जो भी लिटन के द्वारा दमनकारी नीतियां लागू की गई थी उसमें सुधार किया इसने। ठीक है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जैसे में आप देख सकते हैं, जो भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसको उसने 1882 में रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी तरह भारतीयों और यूरोपियों को एक समान अधिकार दिया। आप देखेंगे इल्बर्ट बिल में उसने क्या किया, भारतीय न्यायाधीशों को और जो यूरोपियन न्यायाधीश थे दोनों को एक समान जो है अधिकार दे दिए थे, लेकिन फिर भी वो उतनी अच्छी तरह से सफल नहीं हो सका उसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत के प्रत्येक वर्ग को उसने प्रसन्न करने की कोशिश की। ठीक है, और अंततः जो है वो कर भी चुका था, सारे वर्गों को उसने प्रसन्न कर दिया था, लेकिन जब तक था तब तक ही। ठीक है, उसके बाद फिर से दूसरा कोई आ गया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में बहुत सारे कल्याणकारी नीतियां लागू की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और मैं वो आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूंगा सबके बारे में, और थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स ऐसे तैयार किए हैं कि आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो उसकी नीति थी वो थी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में। ये आपको सबका डेट याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1881 में। इस अधिनियम के अनुसार कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जो अवस्था थी उसको नियमित किया गया, उसमें सुधार किया गया। जो भी लोग मजदूर कारखानों में काम करते थे उनकी अवस्था को ठीक किया गया। 7 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम करने में मनाही थी, मतलब 7 वर्ष से अगर छोटा कोई लड़का है तो वो काम नहीं कर सकता था, और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करने का समय नियमित था, निर्धारित किया गया था कि आप इतने से इतने समय तक ही 7 से 12 साल तक के बच्चों से काम ले सकते हैं। ठीक है, बड़े मशीनों का बाड़ा लगवाना आवश्यक था। बाड़ा क्या होता है, चूंकि आप देखते हैं जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके चारों तरफ एक घेरा बना हुआ होता है। ठीक है, जिससे कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कोई खतरा ना हो, इसलिए तो बाड़ा लगाना आवश्यक था। प्रत्येक जो उद्योग थे, कारखाने थे। यह अधिनियम केवल उन कारखानों पर लागू होती थी जहाँ श्रमिकों की संख्या 100 से अधिक थी। ठीक है, तो जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे वहाँ पे ये सारे नियम लागू हुए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी ने लाया था 1881 में। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो भारत के कैपिटलिस्ट थे, जो उद्योगपति पूंजीपति थे, वो खुश हुए इससे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जब वर्कर्स को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तो अधिक से अधिक वर्कर अपना योगदान देगा कारखाने में, और उससे जो है उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। ठीक है, तो इससे एक वर्ग कौन खुश हो गया? कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हो गए। ठीक है, तो उसने एक वर्ग को खुश करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 लाया, और आप देखेंगे इसी की वजह से जो भारत में मजदूर वर्ग था वो भी खुश हुआ, क्योंकि उसको अच्छे से काम मिलने लगा, तो जो कॉमन लोग थे वो भी खुश होने लगे। ठीक है, एक तरह से कहें तो वो मसीहा बनने लगा भारत में। नेक्स्ट जो उसकी नीति है वो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति 1882 ईस्वी में। इस नीति को समझने के लिए आप इस समय के सिचुएशन को देखिए। भारत में जो है संविधान में 3 सूचियां हैं, एक को केंद्रीय सूची कहा जाता है, एक राज्य सूची और एक कहा जाता है समवर्ती सूची। मतलब केंद्रीय सूची में जो जो चीज़ें हैं उस पर केवल केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची में जो है उसमें राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची में उसमें केंद्र और सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाती है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। इसी तरह उस समय केवल आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ था, मतलब जो धन से रिलेटेड चीज़ें थी, कर जो टैक्सेशन वसूला जाता था, उस समय जो है 3 भागों में उसको बांट दिया गया था। सबसे पहला साम्राज्यी मंदे, दूसरा प्रांतीय मंदे और तीसरा बटी हुई मंदे।
साम्राज्य मंदी में आपको कुछ याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा सकता है। सीमा शुल्क, रेलवे, अफीम, नमक, टकसाल, सैनिक आय और भूमि कर, इन सब चीज़ों के लिए साम्राज्यी मंदी जो थी वो थी। और प्रांतीय मंदी जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे कि जेलों के लिए, डॉक्टरी सेवाओं के लिए, मुद्रण के लिए, जलमार्ग के लिए, साधारण प्रशासन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए प्रांतीय मंदी थी। और बटी हुई मंदी, बटी हुई मंदी मतलब दोनों उसमें अपना योगदान देती थी, दोनों जो है टैक्स को आधा आधा बांट लेती थी यहाँ से वसूल के। आबकारी कर, आबकारी कर मैंने आपको कल बताया था कि जो भी नशीले पदार्थों का व्यापार होता था, शराब वगैरह का, उसको आबकारी में लेते थे। स्टाम्प, जंगल, पंजीकरण शुल्क, इन सब चीज़ों से। तो आप देखेंगे फिर भी जो प्रांतीय सरकार थी, जो एक तरह से कहें तो स्टेट जो था, एक तो सेंट्रल और एक स्टेट था, तो जो स्टेट था उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी, तो सेंट्रल जो है उसको कुछ पैसे देता रहता था, ठीक है। कुछ भाग जो भूमि कर का कुछ भाग जो है वो स्टेट को देता रहता था, प्रांत को देता रहता था, ठीक है। और उसका एक मतलब कुछ परसेंट करके देता था स्टेट को। इसकी वजह से जो स्टेट था अर्थात जो प्रांत था वो अपना मतलब काम में जो है सुधार लाना स्टार्ट किया, जो स्टेट था, प्रांत था, ठीक है। तो ये था आर्थिक विकेंद्रीकरण 1882 में लाया था। आप देखेंगे कि ये आर्थिक विकेंद्रीकरण जो था वो लॉर्ड मेयो के समय से स्टार्ट है। लिटन ने भी इसको जारी रखा और ये जो रिपन है इसने भी इसको जारी रखा। तो दूसरा हो गया आर्थिक विकेंद्रीकरण। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और कोई भी जहाँ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव 1882 ईस्वी में आया। रिपन को इसके लिए बहुत अधिक सम्मान मिला था जब उसने भारत में स्थानीय स्वशासन लाया था। कैसे? ग्रामीण में जो स्थानीय बोर्ड, ग्रामीण में जो है स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई थी, और प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तहसील बोर्ड बनाने की उसने क्या दी थी? आज्ञा दी थी। क्या था कि लिट्टन ये मानता था प्रत्येक देश के जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सरकार के कामों में भागीदारी निभा सकें, और एक तरह से कहें तो स्वशासन राजनीति वो सबसे महान समझता था, ठीक है। ये चाहता था कि प्रत्येक देश में लोकतंत्र जैसी कुछ जो है व्यवस्थाएं हों, तो इसीलिए उसने स्वशासन प्रणाली स्टार्ट की, स्थानीय स्वशासन। इसमें स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई, जिला उपविभाग, तहसील बोर्ड, ये सब बनाने की उसने आज्ञा दी, ठीक है। नगरों में देखेंगे आप तो नगर पालिका की स्थापना हुई। अभी आप देखेंगे कि इससे कौन वर्ग खुश हुआ? तो जो नेशनलिस्ट थे वो यही चाहते थे कि भारत में, जब हमारा देश भारत है तो हमको भी शासन में कुछ जो है वो चाहिए कि हम भी अपने देश में शासन के भागीदार बने की। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन की वजह से लोग जो थे वो, इसमें जितने भी लोग नियुक्त किए जाते थे वो गैर सरकारी होते थे। मैक्सिमम लोग, सारे लोग नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग गैर सरकारी सदस्य की इसमें संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। अध्यक्ष भी इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता था। ये नहीं कि अध्यक्ष कोई अंग्रेज चुना जाए, कोई भी उसमें अंग्रेज भी हो सकता था और भारतीय भी हो सकता था। तो सरकार का हस्तक्षेप कम से कम किया गया इसमें, और आप देखेंगे इसकी वजह से जो नेशनलिस्ट थे वो प्रसन्न हुआ, नेशनलिस्ट वर्ग, ठीक है। ये आर्थिक विकेंद्रीकरण से जो राजे महाराजे थे वो सब खुश हुए। तो हर एक वर्ग को ये खुश करते जा रहा है रिपन, इसीलिए इसको भारतीयों ने मैंने आपको बताया कि सज्जन रिपन के नाम से इसको पुकारते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हर एक वर्ग को खुश करते जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1883-85 के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया जाता है, और 1884 में मद्रास में स्थानीय बोर्ड की उसको अधिनियम को पारित करके वहाँ पे ये शासन स्थापित किया था, ठीक है। और उसके बाद बंगाल में, पंजाब में, इन सब क्षेत्रों में भी ये शासन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है शिक्षा में सुधार। तो शिक्षा में सुधार इसी के समय 1882 ईस्वी में हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए आता है। ये क्यों आता है आप देखिए यहाँ पे कि भारत में जो 1854 का जो वुड स्पैच है, मैं आपको जो औपनिवेशिक काल की शिक्षा नीतियाँ हैं उसको भी एक वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं सारी ये जो नीतियाँ उसको बताऊंगा। तो 1854 में एक वुड स्पैच नामक एक नीति आई थी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी को जांच करने के लिए कि कितना विकास इस वुड स्पैच ने किया है, इसी की जांच में हंटर आयोग की स्थापना होती है, और इसके पुनरावलोकन के लिए नियुक्त किया जाता है सर विलियम हंटर को, ठीक है। सर विलियम हंटर उसके अध्यक्ष रहते हैं। तो शिक्षा में सुधार, इसमें भी जो हंटर आयोग आता है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होने से जो एजुकेटेड मिडिल मैन रहता है वो खुश हो जाता है, ठीक है। तो शिक्षा में सुधार करने से क्या हुआ, जो एजुकेटेड मिडिल मैन है वो खुश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैसूर का अध्यर्पण। मैसूर क्या था बेसिकली, आप देखेंगे 1831 ईस्वी में जो विलियम बेंटिक था उसने कुशासन के आरोप में मैसूर को अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था। ये बताया जा रहा था कि वहाँ का जो शासक है वो अपने प्रजा को बहुत अधिक जो है शोषण करता है। इसी की वजह से कुशासन के आरोप में मैसूर को अपने आप में मिला लिया था कौन, विलियम बेंटिक 1831 ईस्वी में। बहुत सारे वायसराय आए सब, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया गया मैसूर को लेके। हालांकि बाद में जब पता चला कि जो ये आरोप लगाया गया था मैसूर के ऊपर, उसके राजा के ऊपर, वो उतना अधिक जो है सत्य नहीं था, ठीक है। तो इसी की वजह से
लॉर्ड रिपन ने क्या किया, वहाँ के राजा के जो दत्तक पुत्र थे उसको राज्य लौटा दिया मैसूर, चूँकि वो राजा मर चुका था, जो उसका दत्तक पुत्र था उसको लौटा दिया। तो इससे जो थे राजा महाराजा जो थे वो इसके पक्ष में आए, चूँकि उस समय कुछ देसी रियासतें भी तो थीं। ये जो टॉपिक है ना सर, इल्बर्ट बिल का विवाद, ये आपके चक्षु खोल देगा। क्या सोचते थे सब अंग्रेज भारतीयों के बारे में, उसके बारे में इसमें अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। इल्बर्ट बिल का विवाद क्या था, जो कि 1883-84 में ये विवाद हुआ था, और इसी की वजह से रिपन ने त्याग पत्र भी दे दिया था अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही। तो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स उसी फॉर्म में बनाया कि आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 1861 के अधिनियम के बाद यह नियम बनाया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन न्यायाधीशों के समान ही कार्य करेंगे। ठीक है, इतना ही लिखा गया था 1861 के अधिनियम में। ठीक है, दोनों न्यायाधीशों को यूरोपियन तथा भारतीय दोनों के मुकदमा सुनने का अधिकार था। ठीक है, अर्थात जो यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीश थे, कुछ यूरोपीय भी थे कुछ भारतीय भी न्यायाधीश थे, वो भारत में रहने वाले लोगों का, चाहे वो यूरोपियन हो या भारतीय हो, दोनों का मुकदमा वो सुन सकते थे। ठीक है, यहाँ तक उस एक्ट में लिखा था 1861 के। ठीक है, परंतु कलकत्ता प्रेसिडेंसी में चूँकि आप देखेंगे जो कोई भी जो नियम रहता है वो बड़े लेवल पे ही अच्छी तरह से लागू हो पाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नियम पारित हुआ तो जो बड़े बड़े शहरों में तो नियम फॉलो हो जाता है, लेकिन अगर आप निचले क्षेत्र में जाएंगे, गांव वगैरह में जाएंगे, तो उतनी अच्छी तरह से वो नियम फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के न्यायालय में तो सब ठीक था, लेकिन ग्रामीण न्यायालय में उसमें भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजी अर्थात यूरोपियंस के मुकदमे को नहीं सुन सकते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रथा बन गई थी। आप देखेंगे यहाँ पे कि यह कोई नियम नहीं था बल्कि एक प्रथा बन गई थी। तो जो वहाँ पे यूरोपियंस थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उद्योगपति थे, आप देखेंगे पूर्वी भारत में, असम में, वहाँ पे बहुत सारे जो बागाने वगैरह उस समय थी, तो जो वहाँ के उद्योगपति थे सब यूरोपियंस थे। तो ये हर जगह, चूँकि असम वगैरह सब ग्रामीण एरिया था, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये सोचते थे कि हम जो है केवल हमको यूरोपियंस ही हमारे मुकदमे को सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूरोपियन सुनेंगे तो अगर कोई गलती भी कर देते हैं यूरोपियंस, जनता अगर कोई गलती कर देती है तो यूरोपियंस अगर न्यायाधीश रहेंगे तो उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई बार ऐसा होता था कि जो यूरोपियन लोग रहते थे, जो उद्योगपति रहते थे लोग, वो अपने नौकरों को पीटते पीटते मार देते थे, सब एकदम हत्या कर देते थे सब उनकी। तो और जब केस जाता था तो यूरोपियंस न्यायाधीश की वजह से वो बच जाते थे। तो मामला यहाँ से सामने आता है। आप देखिए यहाँ पे श्री बिहारी लाल गुप्ता, ये कलकत्ता जो न्यायालय था उसमें एक पोस्ट पे थे, श्री बिहारी लाल गुप्ता। ठीक है, तो इनका जब प्रमोशन हुआ तो बंगाल के ये क्या किए, बंगाल में जो कलकत्ता से इनको बाहर भेज दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में इनको भेज दिया गया। और चूंकि जब ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में थे तो ये यूरोपियंस के भी मुकदमे सुनते थे और भारतीयों के भी मुकदमे सुनते थे, चूंकि ये कि भारतीय थे, इंडियन थे। अब जब इनका प्रमोशन हो गया है तो ये जाते हैं कहाँ पे, किसी ग्रामीण एरिया में इनका पोस्टिंग हो जाता है। और जब इनको पता चलता है कि हमारी शक्ति तो यहाँ पे आके घट गई है, तो उसके बाद ये एक पत्र लिखते हैं किनके पास, बंगाल का जो उप गवर्नर रहते हैं सर एस्ले ईडन, सर एस्ले ईडन के पास ये पत्र लिखते हैं कि मेरा तो प्रमोशन हुआ है लेकिन मेरी शक्तियाँ तो घट गई हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो यहाँ के जो उप गवर्नर रहते हैं उनको भी लगता है कि हाँ बात तो सही है। तो ये बात करते हैं किससे, जो वायसराय से बात करते हैं, रिपन से बात करते हैं। तो रिपन को भी समझ में आता है कि हाँ जो ग्राउंड लेवल पे काम अच्छे से नहीं हो रहा है, इसी की वजह से स्पष्ट रूप में जो है आप देखेंगे तो इल्बर्ट, पीसी इल्बर्ट जो थे वो रिपन के विधि सदस्य थे। रिपन के विधि मतलब होता है कानून, तो कानून बनाने वाले एक तरह से कहें तो पीसी इल्बर्ट थे। ठीक है, तो रिपन ने पीसी इल्बर्ट से बात वगैरह करके तो ये कहा कि कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कि समानता रहे भारत में। तो इसी की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 फरवरी 1883 में एल्बर्ट बिल जो है पेश किया जाता है विधानसभा में। अब 2 फरवरी 1883 डेट याद रखिएगा आप। तो 2 फरवरी 1883 में जब ये बिल पास होता है तो अंग्रेजों के अंदर एक तरह से कहें तो भूचाल मच जाता है। ठीक है, जो यूरोपियंस थे सब एकदम बेचैन हो जाते हैं, वो इसका विरोध करते हैं खुल के, एकदम पूरा हड़ताल वगैरह सब करते हैं सब। इस विद्या के अनुसार आप देखिए ये इल्बर्ट बिल था क्या कि इतना बवाल हो रहा है इस पर। इल्बर्ट बिल क्या था इसको आप देखिए यहाँ पे, इस विधेयक के अनुसार जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं, ये लिखा था इल्बर्ट बिल में। मतलब कि जो ये प्रथा चल रही है गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों के न्यायालयों में जो ये प्रथा चल रही है कि अंग्रेजों का जो मुकदमा है वो भारतीय नहीं सुन सकता, इसको ख़त्म किया जाए और जो जाति भेद के आधार पर ये न्यायिक अयोग्यता को समाप्त किया जाए। ठीक है, इससे यूरोपियन ने इसका खुल के एकदम विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इस विधेयक का विरोध करते हुए
उन लोगों को जो श्वेत क्रांति कहा गया, ठीक है। जब वो विरोध करते थे, अंग्रेज कोई भी विरोध करते थे उसको श्वेत क्रांति कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो गोरे लोग थे। रिपन की बहुत ही आलोचना हुई। अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं यूरोपियंस, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये काले लोग हमारे ऊपर ये शासन करेंगे, मतलब हमको ये न्याय देंगे, हमको ये सजा देंगे। ये काले लोग मतलब एकदम जो भावनाएं थी इंडियंस के प्रति उनकी नीच नीच थी एकदम, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो रिपन की यहाँ पे बहुत आलोचना भी होती है। वहाँ पे इंग्लैंड में संसद में इसके ऊपर जो है उंगली उठती है। जो महारानी विक्टोरिया है वो भी जो है इसको सुना देती हैं। अंततः एक ऐसा समझौता होता है जिसमें रिपन जो सोचा रहता है वो पूरी तरह से उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या समझौता रहता है उसको देख लीजिए। 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक पारित किया जाता है। ये भी डेट आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1884। वो क्या था विधेयक, ज्यूरी सिस्टम लाया था। ज्यूरी सिस्टम क्या था बेसिकली, अगर मान लीजिए जो इल्बर्ट बिल में आया वो तो सही है, ठीक है, कि सब लोग एक समान रहेंगे, दोनों भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश दोनों एक समान रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ किया गया। क्या ज्यूरी सिस्टम ये था कि इसके द्वारा अगर मान लीजिए कोई यूरोपियंस है और उसको कोई इंडियन जो है वो सज़ा सुना रहा है या फिर कोई न्याय कर रहा है उसको लेके, तो उसमें ये आपके पास ऑप्शन था, यूरोपियंस के पास ऑप्शन था कि वो ज्यूरी का मांग कर सकते थे। अब ज्यूरी क्या था, तो ज्यूरी एक 12 सदस्यीय एक टीम थी, ठीक है, जिसमें 7 लोग कंपलसरी थे कि यूरोपियंस ही होने चाहिए इसमें, ठीक है। 7 लोग यूरोपियंस और 5 लोग भारतीय। तो ये ज्यूरी जो है, ये 12 लोगों का जो टीम था वही उसको पूरा जो है उसके प्रति न्याय करेगी, यूरोपियंस के प्रति। तो एक तरह से देखें तो जब 7 मेंबर यूरोपियन हैं और 5 ही भारतीय हैं तो बाहुल्य में तो यही है, यूरोपियन ही है, तो यूरोपियन को कुछ होने थोड़ी ना देंगे। इसी की वजह से आप देखेंगे तो जो रिपन ने सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया और ये ज्यूरी के द्वारा न्याय की मांग कर सकते थे यूरोपियन। ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। इसमें 7 मेंबर यूरोपियंस थे, 5 मेंबर भारतीय थे, ठीक है। तो ये था पूरा इल्बर्ट बिल, ठीक है। अब इसी की वजह से आप देखेंगे रिपन ने त्याग पत्र भी दे दिया। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बोला है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो आपको एकदम पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रिपन का त्याग पत्र 1882 में मिस्र पर अधिकार करने के लिए रिपन ने सेना की एक टुकड़ी, चूँकि आप देखेंगे तो 1882 में तो इंग्लैंड से मिस्र पर आक्रमण किया जा रहा था और वहाँ से आप देखेंगे तो सेना मांगी गई रिपन से कि आप भारतीयों की कुछ सेना की टुकड़ी मेरे पास भेजिए मिस्र पर आक्रमण करने के लिए। तो रिपन ने भेजा, चूँकि वो भेजना नहीं चाहता था और उसको अपने पास से ही व्यय भी करना पड़ा सेना के खर्च के लिए। तो इससे रिपन बहुत ही नाराज़ हुआ और वो जो इल्बर्ट बिल पे जो फैसला लिया गया था, जो इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया था, उससे बहुत ही अप्रसन्न था वो, ठीक है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसने त्यागपत्र दे दिया। तो ये था रिपन की पूरी कहानी, उसकी पूरी बायोग्राफी मैंने आपको बताई। उससे कुछ रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखिए। प्रथम जनगणना उसके समय हुई थी 1881 ईस्वी में, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है रिपन के समय में। द ड्यूटी ऑफ द एज उसकी एक पुस्तक है, रिपन का एक किताब था 1852 में जो पब्लिश हुआ था, द ड्यूटी ऑफ द एज। एक बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, ठीक है। मेरा मूल्यांकन मेरे काम से करना, मेरे शब्दों से नहीं। इसके कोटेशन से ही पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा। तो रिपन का एक कोटेशन था कि मेरा मूल्यांकन मेरे काम से करना, मेरे शब्दों से नहीं। साल्ट ड्यूटी में उसने 1% कमी की थी, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, साल्ट जो नमक पे कर लगता था उसको 1% घटाया था, जिससे किसान वर्ग जो है खुश हो गया था। अब मैं फिर से आपको पहले स्लाइड पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे उसने पूरे भारतीय वर्ग को खुश किया। यहाँ पे देखिए आप, रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसको खुश किया। उसके बाद उसने जो भी शिक्षा में सुधार किया, उसके समय जो हंटर आयोग आई थी उसकी वजह से उसने जो शिक्षा में सुधार किया, उसकी वजह से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो जो है प्रसन्न हुई। तीसरी चीज़ आप देखेंगे, जो उसने साल्ट पे 1% जो ड्यूटी कम की थी, जो कर कम किया था, उसकी वजह से किसान वर्ग को जो कुछ रियायतें मिली और उसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो थोड़े से प्रसन्न हुए। और आबाद व्यापार की नीति, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो एनआरएस थे, इनको खुश करने के लिए उसने, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कैपिटलिस्ट जो थे उनको फ़ायदा हुआ, तो ये वर्ग भी खुश हो गया। और नेशनलिस्ट को मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकल गवर्नमेंट जो उसने शासन में लाया था उसकी वजह से नेशनलिस्ट भी खुश हो गए। अर्थात देखा जाए तो भारत के सारे वर्गों को उसने खुश किया। जो चीज़ें लिटन एक तरह से बुरे तरीके से करके गया था, बुरी नीतियों की वजह से भारत में ईर्ष्या फैला के गया था अंग्रेजों के प्रति, वो जो है रिपन ने आके पूरे उसको अच्छी तरह से उसमें सुधार किया और उसके दिए हुए घाव पर मलहम लगाने का काम किया, ठीक है। तो ये था पूरा रिपन की कहानी। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।